स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग बात करेंगे तरंग प्रकाश की वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल का पार्ट 2। पहले आपने थ्योरी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रकाश की प्रकृति, तरंगाग्र, ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक के सिद्धांत द्वारा परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो पहली हेडिंग हम लोग यही पढ़ेंगे, पहली डेफिनेशन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा, द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर या सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, ठीक है, परावर्तन की व्याख्या। इंपॉर्टेंट होता है बेटा, पेपर पे भी आता है, ठीक है। कह सकते हो एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सबसे पहले इसका चित्र समझिए। चित्र क्या है कि लिखना क्या है और चित्र क्या है। तो चित्र जैसे हमने ये बनाया है कोई परावर्तक पृष्ठ, ये आपका क्या है बेटा? परावर्तक पृष्ठ है। तो आप कहेंगे माना जेड जेड डैश कोई परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। ज्यादा दूर हो गया, चलो थोड़ा पास कर लो। जिस पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये क्या है? आपका तरंगाग्र है। अब जैसे जैसे A डैश पे तरंगाग्र पहले लिखेंगे आप, माना जेड जेड डैश कोई परावर्तक तल है जिस पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ठीक है। जितने समय में A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका B तक पहुंच जाती है, B डैश तक पहुंच जाती है, उतने समय में A डैश B से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका A डैश तक पहुंचती है, ठीक है। ये इस तरह से टकरा के जाएगा और हम मान लें कि ये बेटा क्या है? हमारे अभिलंब है। इनको क्या कहते हैं? अभिलंब। अब देखो ये किरण आपतित हो रही है तो अभिलंब के साथ कोण बनाती है I, आपतन कोण I, और ये हम लोग मिला देते हैं इस तरह से, ऐसे ही यहाँ पे मिलाएंगे। ये क्या है? हमारा परावर्तित तरंगाग्र, ये पूरा, ठीक है। अब ये किरण है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, तो ये क्या करेगा? कहेंगे इसको हम लोग अब परावर्तन कोण R कहेंगे, और इधर पे इस कोण को भी I और इस कोण को R कहते हैं। यहाँ पे B डैश त्रिज्या का AB डैश त्रिज्या का चाप लगाते हैं। देखो माना जेड जेड डैश कोई परावर्तक तल है जिस पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। जितने समय में B A डैश तक पहुंचता है, ठीक है, उतने समय में A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका, देखो क्योंकि पहले ये यहाँ आया टकरा चुका है तो द्वितीयक तरंगिका B डैश तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिए गए समयों का अनुपात है वो बेटा कैसा है? बराबर है। और A को केंद्र मानकर B डैश त्रिज्या का चाप लगाते हैं। कहां पर? AB डैश पर चाप लगाते हैं और A डैश B डैश खींची गई स्पर्श रेखा परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? जितने समय में B A डैश तक पहुंचा उतने समय में A B डैश तक पहुंच गया। तो B A डैश A B डैश इनके द्वारा चली गई दूरियां बराबर हैं कि नहीं है? तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। मान लो इसमें माध्यम एक ही है तो चाल B और समय लग रहा है इनको T, तो B A डैश बराबर A B डैश बराबर BT। अब देखो बेटा एक त्रिभुज ये AB A डैश, इसका डेरिवेशन भी करना होता है, वह त्रिभुज AB डैश A डैश में। तो बस इतना चित्र और जो हमने बोला इतना याद रख लो, बाकी कुछ भी नहीं खास चीजें। तो देखिए त्रिभुज में अगर हम तीन चीजें बराबर दिखा दें सर्वांग सम हो जाता है। देखो A डैश दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, सबसे पहली चीज तो यही बराबर है B A डैश बराबर A B डैश, है ना, ये सिद्ध कर चुके हैं। देखो ये होगी भुजा B A डैश और A B डैश, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये A A डैश दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ये कैसी है बेटा? कॉमन है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कहोगे कि ये देखो ये समकोण पे काट रही है और ये समकोण पे काट रही है, तो कोण AB A डैश
इसका और दूसरे त्रिभुज का कोण ए बी डैश ए डैश। ये कैसे हैं कोण? ईच 90 के हैं। अब तीन चीजें बराबर हो गई तो त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। और जब त्रिभुज बेटा सर्वांग सम हो जाते हैं तो कुछ भी फायदा ले सकते हैं इनसे। तो हम कह सकते हैं कोण बी ए डैश, कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए या ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये है कोण आई, ये है कोण आर। यही परावर्तन का नियम होता है। बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, समझ में ना आए तो पैसे वापस, लेकिन पहले जमा करवाओ सभी लोग, ठीक है। यही परावर्तन का नियम है, नोट कर लें जल्दी से। तो देखें बेटा, अब कह रहे हैं हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो ये चित्र होता है। सबसे पहली चीज अपवर्तन क्या है, हमने आपको बताया था लेसन 1 पार्ट 1 में। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे मुड़ गई तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसमें जब क्या होता है, जब कोई तरंग का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों परिवर्तित हो जाती हैं तरंग की। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे रबड़ से पानी डाल लो, रबड़ ऐसे नॉर्मल पानी आ रहा, हम पकड़े खड़े हैं, इतनी दूरी पे गिर रहा है, हम उसको दाब लें, दूर जाने लगता है। अगर स्पीड कम होती है कि ज्यादा, जैसे हमसे पूछा जाए कि तरंग यहाँ थी, यहाँ आई, स्पीड कम हुई कि ज्यादा, तो कम हुई तो अपने पास को आई, ज्यादा होती तो दूर को भागती। यानी किरण पर कैसी जाती है अगर स्पीड ज्यादा हो जाती है? इस तरह से। लेकिन यहाँ क्या हुआ, स्पीड कम हुई तो तरंग किसके पास आई? अपने पास को आ गई। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, माना जेड जेड डैश कोई अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ध्यान देना, परावर्तक और अपवर्तक। इस पर कोई तरंगांक ए बी इस तरह से ऐसे आ रहा है, तिरछा आपतित होता है। जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचता है, उतने समय में इससे उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का बी डैश तक पहुंच जाती है। और ए डैश के मध्य का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका स्रोत का कार्य करने लगता है। ये दिखा नहीं रहे, इनसे पूरी लाइन से ऐसे प्रकाश भरा हुआ निकल रहा है, ऐसा तो नहीं एक लाइन में यहाँ एक लाइन में यहाँ, नहीं, पूरा प्रकाश का बंडल चल रहा है ऐसे साथ में। तो ए डैश के मध्य का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग का स्रोत का कार्य करने लगता है, ठीक है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं अन्य दिशाओं में उत्सर्जित होने लगती हैं। तो इसमें अब सिद्ध करना है हमें। तो देखिए इसमें ध्यान दें, यहाँ माध्यम 1 है तो यहाँ चाल B1 होगी, माध्यम B2 है तो इसकी चाल B2 होगी माध्यम 2 में। और यहाँ पर अपवर्तनांक है तो N1 है, यहाँ पर अपवर्तनांक N2। भाई ऊपर वायु है, नीचे कांच है, अपवर्तनांक भी बदल जाएंगे। तो बी ए डैश कितना समय लेगा? दूरी निकालना है बी ए डैश, B1 इंटू लिया गया समय समान है। और ए बी डैश कितना समय लेगा? क्यों भाई? B2 इंटू टी, भाग कर दो, टी कट गया तो बी ए डैश बटे ए बी डैश बराबर B1 बटे B2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आप ध्यान दो, बी ए डैश और ए बी डैश आपने निकाल लिया, कितना आ गया बेटा? B1 बटे B2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है बी ए डैश और ए बी डैश है ना, बी ए डैश ये है। तो देखो साइन आई अगर हम लोग निकालेंगे त्रिभुज में, कहते हैं साइन आई, तो ये कोण है, ये हमारा क्या है? आधार है, ये कर्ण है ये, और ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि इधर कोण बन रहा है। तो लंब बटे कर्ण यानी बी ए डैश बटे ए डैश। और ऐसे ही बेटा साइन आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आर लेंगे तो ए बी डैश बटे ए डैश, इनका भाग कर दो, ये कट गए तो साइन आई बटे साइन आर कितना हो गया? बी ए डैश बटे ए बी डैश, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों बी ए डैश बटे ए बी डैश के बराबर हैं, तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? B1 बटे B2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है।
B1/B2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, और ये जब बटे में चल रहे हैं तो ये क्या हम कह सकते हैं कि ये एक नियतांक है। ठीक है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का अपवर्तन का नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही तल में है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो B1/B2 साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 और 2, और नीचे लिख देंगे यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लें जल्दी से। चलिए देखें भाई क्या कहा है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव। वैसे तो कायदे से ये डेरिवेशन इनको लिखना चाहिए पार्ट लेसन 1 पे, इन्होंने लिखा है लेसन 6 पे जाकर। ठीक है, आप लोग ये लेसन 6 पढ़ रहे हैं, आज समाप्त हो जाएगा आपका। तो देखो बेटा सुनो, हाइगेंस ने क्या प्रूव किया था, हाइगेंस ने सिद्ध किया था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल 1 और 2 इक्वल B1/B2। अब आप यहाँ B1/B2 की जगह कह दो BA/BG, या अभी B1/B2 रहने दो, फिर बात के लिख देते, इतना लिख दो। ठीक है, अब यहाँ B1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे ये क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। अब हम मान लें कि पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम हमारा क्या है बेटा, कांच है। ये कांच है, ऊपर वायु है, तो कह दो यहाँ पे चाल BA है, यहाँ चाल BG है, या कह दो यहाँ चाल CA है, यहाँ चाल CG है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि CA आपका B1 है, CG B2 है, तो ANG क्या हो गया, CA/CG। ठीक है, वायु में चाल और ये कांच में, तो ANG बड़ा है 1 से, तो CA बड़ा हो जाएगा यहाँ CG से, यानी कांच में जो चाल है वो वायु की चाल से, वायु में चाल से कम होती है, वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी, कांच की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता बेटा, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ANG और आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे CA लिखें तो न्यू इंटू लैम्डा ए, CG लिखें तो न्यू इंटू लैम्डा जी। तो ANG हम CA की जगह लिख सकते हैं न्यू लैम्डा ए, न्यू लैम्डा जी, ये कट गया। ANG यानी आप लिख सकते हो ANG बराबर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। ठीक है, यानी ANG एक तरह से अपवर्तनांक है n, और ये लैम्डा, ये मान लो लैम्डा डैश। तो ये फॉर्मूला आपने पहले सवाल में पढ़ा था, लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा अपॉन n। ठीक है, लैम्डा डैश इक्वल क्या पढ़ा था, लैम्डा अपॉन n। तो यहाँ ANG इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो लैम्डा जी जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा लैम्डा W से। लैम्डा जी क्या होगा, लैम्डा जी छोटा हो जाएगा लैम्डा W से, यानी तरंगदैर्घ्य घटेगी, तरंगदैर्घ्य आपकी क्या होगी, घटेगी। इतना नोट कर लिया। देखो भाई, प्रकाशी पर क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करती है जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन, इनका गुणन अपवर्तनांक और तय की गई दूरी का जो गुणन होता है ND, वो क्या होता है, किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहले ND को प्रकाशीय पथ कहते हैं, फिर कह देंगे माना कि n अपवर्तनांक वाले
माध्यम में प्रकाश किरण की चाल, माध्यम में प्रकाश किरण की चाल v है, ठीक। तब तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हो v इक्वल टू सी अपॉन एन। v इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एन, जहां c क्या है, प्रकाश की वायु में चाल होती है, c प्रकाश की वायु में चाल है। और इस माध्यम में, और इस माध्यम में d दूरी तय करने में प्रकाश किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय t बराबर होता है d अपॉन बी, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, और d बराबर क्या हो जाएगा, d बटे बी, ठीक है बेटा। d b का मान देखो आपके पास कितना है, c अपॉन एन, तो d एन अपॉन सी हो जाएगा, या एन डी अपॉन सी। अब जितने समय में वैसे वो d दूरी तय कर रही थी, कांच में कितनी तय कर पा रही है, एन डी तय कर पा रही है, ठीक है। इतने ही समय t में आप क्या कहोगे, इतने ही समय t में, इतने ही समय t में, t में प्रकाश किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा, ठीक, निर्वात में तय की गई दूरी, निर्वात में तय की गई दूरी कितनी होगी बेटा, c इंटू टी, डी बराबर, ठीक है, वायु में चाल c थी, समय t लग रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगी, c इंटू टी, या c, t की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, एन डी अपॉन c, तो c से c कट गया, तो वायु में कितनी दूरी तय करेगी, एन डी, और यहाँ कितनी दूरी कर रही थी, d दूरी। तो ये क्या हो गया, स्पष्ट है कि प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है, उतने ही समय निर्वात में कितनी दूरी तय करती है, एन डी। देखो वायु में कितनी कर रही है, एन डी, और माध्यम में कितनी कर रही है, केवल d दूरी तय कर रही है। तो हम कह सकते हैं, इतनी बात समझ आई, बस यही था आपका प्रकाशीय पथ। इसको नोट कर लें, इसमें थोड़ी सी चीज और है, वो आपको बताते हैं आगे। तो देखो बेटा, गतिमान फोटोन से संबद्ध ऊर्जा E होती है, संवेग P होता है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, पहला फॉर्मूला आप लिख सकते हो E इक्वल टू एच न्यू, या इक्वल एम सी स्क्वायर, जहां m क्या होता है बेटा आपका फोटोन का गतिक द्रव्यमान, जहां n फोटोन का गतिक द्रव्यमान है। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, ई बराबर होता है। तो देखो एक सी से एक सी कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम इंटू सी। एम सी क्या है यहाँ पे, संवेग है, पी कहते हैं इसको, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ठीक, या लैम्डा इक्वल टू कह सकते हो एच अपॉन पी। ये बात समझ में आई। तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी फोटोन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य, फोटोन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर कहते हैं एच अपॉन पी, और ई इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, है ना, एच सी अपॉन लैम्डा। एच अपॉन लैम्डा को देखिए क्या कहा है, पी, तो ई बराबर पी सी, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, संवेग इंटू प्रकाश की चाल, इसके गुणनफल के बराबर होती है। बात समझ में आई कि जो ऊर्जा होती है वो संवेग और प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो यहाँ पे इस लेसन की थ्योरी आपकी पूरी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इतना आप पढ़िए, तैयार करिए। चलिए, अच्छा, आज इतना ही काफी है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आपका न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इसी पार्ट में आपके न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको नया टॉपिक मिलेगा।
चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। बहुत ही प्यारे से क्यूब से एकदम सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल हैं इसके, बहुत सरल सरल। ठीक है, इतने सरल अभी तक नहीं मिले। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल दी हो तो ठीक, नहीं दी हो तो हमें पता होती है, सी कहते हैं। और ये कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कह रहे कांच का अपवर्तनांक यानी ANG कितना है, 1.5। तो कह रहे कांच में प्रकाश की चाल बताइए। आपने पढ़ा ANG = होता है CA/CG। ये जो चाल है वायु में है CA, CG हमें ज्ञात करना है, तो ANG है 1.5, CA 3 × 10⁸ और CG हमें ज्ञात करना है। CG = ये 2 टाइम्स कट गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं? बस इतनी सी बात थी, केवल फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा ANG = CA/CG और उसका ही यूज हुआ। कह रहे हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो हीरे का AND डायमंड वायु के सापेक्ष, हीरे में प्रकाश की चाल यानी CD ज्ञात करना है। देखो बेटा AND है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CA/CD। AND 2, CA फिक्स होता है 3 × 10⁸, CD हमें फाइंड करना है। CD = 3/2 × 10⁸, या कह सकते हो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कह रहे उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक n पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा है, अपवर्तनांक n, जिसमें प्रकाश की चाल यानी CG किसी माध्यम, मान लो कांच है, इतने मीटर पर सेकेंड है, तो ANG अगर हम माने तो क्या होगा बेटा, CA/CG। ये ज्ञात करना है। ये 3 × 10⁸ होता है, 2.3 × 10⁸, ये कैंसिल हो गई। डिवाइड करेंगे तो 1, 7 बचेगा, 3, 23 जा, ये आ जाएगा आपका अपवर्तनांक। फिर कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का यानी ANG 3/2, जल का ANW 4/3। कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात यानी कांच में चाल और जल में CG अनुपात CW बताना है। ठीक है, अब देखिए भाई, आपने क्या पढ़ा, ANG = होता है CA/CG, ANW = होता है CA/CW। भाग कर दो, ये कट गए तो क्या बचा, ANG बटे ANW, CW बटे CG। ये ऊपर आ गया, ये नीचे। ANG देखो बेटा कितना दिया, 3/2, ANW 4/3, CW बटे CG 9/8 आएगा, तो CG बटे CW कितना हो जाएगा, 8/9। तो यही हमसे पूछा है, CG अनुपात CW कितना है, 8:9। तो थे बड़े प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल, समझ में आई बात, नोट कर लें जल्दी से ये चारों। चलो बेटा देखो, कह रहे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कह रहे जल के सापेक्ष कांच 1.125। कांच में प्रकाश की चाल यानी CG 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जल में प्रकाश की चाल CW पूछे। अब WNG है तो बेटा क्या होगा, CW/CG। ऐसे याद रखो, जो ऊपर हो जो नीचे हो वो नीचे। तो WNG 1.125, CW फाइंड करना है और CG 2 × 10⁸। तो CW 2 × 5 = 10, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 × 2, 2 × × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल बढ़िया है, कह रहे दो पारदर्शी माध्यम है, ऐसे पारदर्शी माध्यम है A और B, इनकी मोटाइयों का अनुपात कह रहे हैं 6:4 है। हम अभी मान ले रहे हैं कि इसकी मोटाई x1 है, इसकी मोटाई x2 है। ठीक है, समान समय लग रहा है तो T समय इसमें लग रहा है, T समय इसमें लग रहा है। कह रहे हैं तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक बताइए, यानी ANB ज्ञात करना। क्लियर? अब देखो, समय अगर समान लग रहा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग या दूरी बटे चाल। दूरी इसके लिए x1 है, इसके लिए चाल v1 है, इसके लिए x2 है, चाल v2 है, या a कह दो, इसके लिए चाल कह दो bb है। इसे भी चाहो तो कह दो xa है और ये xb है। ठीक है, सब ab ही ले लो। तो ये बात होगी कि नहीं होगी, बात समझ में आई इतनी। अब देखो xa/xb
बराबर बेटा क्या होगा बी ए अपॉन बी बी। एक चीज तो हमको मिल गई। अब इसी प्रकार अगर हम कह दें बेटा ए एन ए यानी हवा के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, तो क्या होगा सी ए अपॉन सी ए, और कह दें हवा के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक तो सी ए बटे सी बी, दोनों का भाग कर दो तो ए एन ए बटे ए एन बी क्या मिलेगा सी बी अपॉन सी ए। ठीक, सी बी अपॉन सी ए यानी ये एन ए ये एन बी, इतनी बात समझ में आई, सी बी अपॉन सी ए। अगर इसको हम पलट लें तो सी ए अपॉन सी बी क्या हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी ए एन बी बटे ए एन ए। ठीक है, अब देखो सी ए सी बी को चाहे बी ए बी बी एक ही बात है। ठीक, यहाँ बी कह दिया यहाँ सी ए, इसको एक काम करो बी ए ही कह दो, यहाँ बी बी कह दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। बी 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 ए बी ए बी बी। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है बेटा एक्स ए अपॉन एक्स बी, ए एन बी एन ए का मतलब है ए एन बी एक्स ए अपॉन एक्स बी। इनकी मोटाइयों का अनुपात कितना है 6:4, यानी अगर ये 6x है तो ये कट गया तो ए एन बी कितना हो गया 1.5। अपवर्तनांक क्या निकालोगे 1.5। समझ में आई बात, नोट कर लें जल्दी से फिर। भाई अब कह रहे हैं 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा कितना दिया 1850 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति होती न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। ठीक है, तो आवृत्ति हमें क्या है सी न्यू इक्वल टू सी इक्वल टू न्यू अपॉन सी इक्वल होता है बेटा न्यू लैम्डा। तो न्यू हमें ज्ञात करना है सी अपॉन लैम्डा यानी 3 × 10⁸ 1850 10⁻⁻10। आप लिख सकते हो 3000 × 10⁻15। देखो इसके 3 जीरो इधर ये 5 बचा, ये 10 ऊपर गए प्लस के 15। 1850 भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.62 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर हुआ। इसमें क्या किसी एक वर्ग के प्रकाश की वायु में तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा ए कितनी है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहे इसी प्रकाश की जल में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डब्ल्यू कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट नंबर है प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति होती है न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, ये कभी बदलती ही नहीं है। तो न्यू कितना है सी कितना होता है 3 × 10⁸ लैम्डा 6000 × 10⁻⁻10। वही सेम कंडीशन अब दे दो 4 जीरो 30,000। तो 4 बचा और 10 ऊपर गए तो हो गए 14/6000। भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फिर सेकेंड पॉइंट है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल यानी BW। तो WNG बराबर, या आप कह सकते हो देखो क्या होता है आपको पता है। ठीक है, क्या पता होता है B = न्यू लैम्डा, क्योंकि आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो ऐसे लिख दो न्यू लैम्डा W। न्यू कितना 5 × 10⁻10 लैम्डा W 4500 × 10⁻−10। 45 पंचे होता है बेटा 225, ये -10 और +10 खत्म। तो इसी को आप लिख सकते हो 2.25 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया जल में प्रकाश की चाल। बात समझ में आई। नॉर्मन कह रहे वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, यानी वायु में है तो लैम्डा ए 5890 या 5890 × 10⁻−10 मीटर। कह रहे इसकी आवृत्ति क्या है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी कितना है 3 × 10⁸, लैम्डा ए कितना है 5890 × 10⁻। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 5890। तो ये हो जाएगा 30,000 14/5890। और इसका जब भाग करोगे 5890 में, 5890 से ये कट गया 3000 में, तो कितना आ जाएगा 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी बात समझ आई। दूसरे में कह रहे हैं इसकी उस कांच में तरंग दैर्घ्य क्या है जिसमें इसका अपवर्तनांक कितना है।
कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG, तो ANG इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा A अपॉन लैम्डा जी, लैम्डा A अपॉन लैम्डा जी, ठीक है। या सीधे कह सकते हो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा अपॉन n, ये भी फॉर्मूला होता है। तो n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, हमें क्या ज्ञात करना है, लैम्डा डैश। तो लैम्डा है 5890 एंगस्ट्रॉम बटे 1.5, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3927 एंगस्ट्रॉम। माध्यम बदलने पे तरंग दैर्घ्य घटती है, बताया था। थर्ड में कह रहे हैं पहले और दूसरे के परिणामों से, यानी जो पहला उत्तर और दूसरा उत्तर आया इसकी चाल बताइए। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, बी इक्वल न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा डैश, क्योंकि इन दोनों के परिणामों से बताना है। तो 5.1 10 टू पावर 14 और लैम्डा डैश है 3927 इंटू 10 टू पावर -10, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ रही है, तो नोट कर लें जल्दी से इसको। चलिए देखिए भाई, कह रहे एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, एन दिया है 1.5 अपवर्तनांक। कह रहे अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश लैम्डा अपॉन एन 5000 बटे 1.5, 5 की 15, 5 से काटा 10,000, भाग कर देंगे इसका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33 मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हो 3.33 इंटू 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हुआ। कह रहे निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा दी है 4800 एंगस्ट्रॉम, जल में इसकी तरंग दैर्घ्य बताइए। निर्वात मतलब लैम्डा है, जल में W लैम्डा W, जल का अपवर्तनांक यानी ANW कितना है 4/3। तो आप क्या कहोगे बेटा, ANW बराबर लैम्डा A अपॉन लैम्डा W, है ना, लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा अपॉन n। तो बात समझ में आ रही है, लैम्डा डैश लैम्डा अपॉन n। तो लैम्डा देखो ये है 4/3, ये है 4800, लैम्डा W हमको ज्ञात करना है 1200, 12 तिया 3600, तो क्या कह दोगे 3600 एंगस्ट्रॉम। और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारा सा, कह रहे 10 किलोमीटर लंबे, यानी ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो क्या कहोगे 10 इंटू 10 की घात 3 मीटर। प्रकाश किरण कितना समय लगेगा अगर अपवर्तनांक द्रव का 4/3 है ANL, तो समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, समय कह दो T लग रहा है, दूरी कितनी है 10 इंटू 10 की घात 3, चाल पता नहीं। अब द्रव स्तंभ है तो BL होगी चाल, यानी द्रव में, या CL कह दो द्रव में चाल, ठीक है। अब देखो बेटा इतनी बात समझ आई। अब आपको पता होता है कि C अगर ANL दिया है तो बराबर होगा CA बटे CL। ANL कितना है 4/3, CA 3 इंटू 10 की घात 8, CL कितना होगा, तो 3 त्रिका 9/4 इंटू 10 की घात 8, इतने मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, CL होगा। यहाँ वैल्यू रख दो तो T बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की घात 3 बटे 9/4 10 की घात 8, ऊपर जाएगा तो ये हो गया 40/9 10 की घात -5, 9 चौके 36, 9 चौके 36 10 की घात माइनस, तो इतना समय लग जाएगा, या कह देंगे इतने सेकेंड। तो बात समझ में आई। यहाँ से आपका पूरा टॉपिक 6 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पढ़िए इसको, न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।